हेलो बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं अपना चैप्टर मेटल्स एंड अलॉयज। एंड उसी चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में अपना कास्ट आयरन की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। वो उसी की कंटिन्यूशन में आज हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन कार्बन स्टील। तो सबसे पहले हमें प्लेन कार्बन स्टील के बारे में पता होना चाहिए। प्लेन कार्बन स्टील बनता कैसे है। द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लेन कार्बन स्टील आर आयरन एंड कार्बन। हम पहले पढ़ चुके हैं हम कैसे स्टील को बनाते हैं। स्टील को बनाने के लिए हम आयरन एंड कार्बन को मिक्स करके स्टील को बनाते हैं। और इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो एक बहुत ही लिमिटेड कंटेंट होता है कार्बन का। दैट इज 1.5% अलोंग विद स्मॉल परसेंटेज ऑफ सिलिका, सल्फर, phosphorus and manganese. All these impurities are required to manufacture the carbon steel, plain carbon steel. They can be used successfully only if the application does not have more strength and other engineering applications. यहाँ पे स्टील की बात हो रही है। स्टील कहाँ यूज होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ना चाहिए हो और अदर हैवी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में ये यूज नहीं होता। ये ज्यादातर आपका लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जहाँ पे ज्यादा लंबे टाइम तक हमने अपने प्रोजेक्ट को होल्ड करना होता है, वहां पे हम स्टील का ज्यादा यूज करते हैं। अब इसमें क्लासिफाई कैसे करते हैं हम कार्बन स्टील को। देयर आर बेसिकली थ्री कैटेगरीज इन विच वी कैन क्लासिफाई अवर प्लेन कार्बन स्टील। फर्स्ट इज लो कार्बन स्टील, सेकंड मीडियम कार्बन स्टील, थर्ड है आपका हाई कार्बन स्टील। सबसे पहले हम आते हैं लो कार्बन स्टील में। लो कार्बन स्टील में कार्बन कंटेंट होता है जो आपका लो होता है, जैसा कि आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है। हमने अभी देखा था कि जो हमारा कार्बन कंटेंट है वो कहाँ तक वेरी कर सकता है। वो वेरी कर सकता है 1.5% तक मैक्सिमम। और मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, सबसे मिनिमम होता है आपका लो कार्बन स्टील में। तो लो कार्बन स्टील में कितना होता है, 0.25% कार्बन that responds to heat treatment as improvement in the ductility is concerned but has no effect in respect of its strength properties. अब ये बात हुई है लो कार्बन स्टील की। ये हम स्ट्रेंथ के लिए इसका बिल्कुल भी यूज नहीं करते। ये हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें डक्टिलिटी ज्यादा चाहिए होती है। डक्टिलिटी की जहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है वहां पे हम लो कार्बन स्टील यूज करते हैं। They are not improved in terms of strength and hardness properties by heat due to lack of carbon. जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, तो इसलिए हम इन इन लो कार्बन स्टील से बनने वाले आइटम्स को ज्यादा हार्डनेस और स्ट्रेंथ वाले कामों में यूज में नहीं ला सकते। द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ लो कार्बन स्टील कंसिस्ट ऑफ मोर अमाउंट्स ऑफ फेराइट एंड लेस अमाउंट ऑफ पैरालाइट। इसकी क्या खासियत है, इसके जो माइक्रोस्ट्रक्चर होता है उसमें ज्यादा फेराइट होता है और जो पैरालाइट होता है वो आपका लेस होता है। ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जब हम आयरन कार्बन डायग्राम स्टडी करते हैं। ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर में। दे आर रिलेटिवली सॉफ्ट एंड वीक बट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डक्टिलिटी एंड टफनेस। यहाँ पे लो आयरन कार्बन स्टील की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। जनरली सॉफ्ट होते हैं और वीक होते हैं और डक्टाइलिटी बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर। ये आपको जो हम डायग्राम दिखा रहे हैं आपका है माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ लो कार्बन स्टील। माइक्रोस्ट्रक्चर ये ऐसा होता है जब हम इसको काफी ध्यान से अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं तो हमें ऐसा माइक्रोस्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं उसका साइज आपको दिखाया हुआ है 50 माइक्रोमीटर तक होता है। इसमें बहुत ही स्मॉल साइज होता है, तो इसलिए अब आगे इसके आ जाते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज होता है लो कार्बन स्टील आपका। दीज आर मेनली यूज्ड फॉर ऑटोमोबाइल एंड रेफ्रिजरेटर बॉडीज, कैन्स, करेक्टेड शीट्स, स्ट्रक्चरल शेप्स। जहां पे भी हम अपने स्ट्रक्चर को बेंड करना चाहते हैं, डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी क्या होती है, हम उसको स्ट्रेच कर सकें वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो जो हमारे लाइट वेट रिक्वायरमेंट्स हैं, एप्लीकेशन है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो। ऑटोमोबाइल में लाइट वेट क्यों चाहिए होता है हमें, क्योंकि अगर हम वेट कम रखेंगे तो हमारी माइलेज उतनी ही बढ़ेगी। जितना हमारा व्हीकल लाइट होगा उतनी ही उसकी आउटपुट ज्यादा आएगी इन द केस ऑफ माइलेज। वो एफिशिएंसी उतनी बढ़ जाती है उसकी। Their applications also include nails, nut, bolts, boiler plates, ship plates, reinforcing bars, pipelines, etc. ये सारे वो आपके एप्लीकेशन हैं जिसमें आपका लो कार्बन स्टील यूज होता है। ठीक है, छोटे छोटे नट एंड बोल्ट्स में भी हम
लो कार्बन स्टील का यूज करते हैं। ये आपके आ जाते हैं जो मेजर एप्लीकेशन है इनके नट्स बनाने में। देखिए इस तरह के जितने भी नट्स होते हैं इन सब में लो कार्बन स्टील यूज होता है। फैंस, फैंस क्या होता है, एक तरह का ग्रिल मटेरियल होता है जिसको हम एज ए फैंसी मटेरियल यूज करते हैं अपने घरों में फॉर द डिजाइन पर्पसेस। एंड स्टील वायर्स, स्टील वायर आपने देखे होंगे कई बार हम कंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने के लिए, अपने ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए हम इन स्टील वायर्स को लपेटते हैं और उसके साथ हम उसको मजबूती देने का काम करते हैं अपने स्ट्रक्चर को। देन हमारा अगला टॉपिक है मीडियम कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील के बाद हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं अपनी मीडियम कार्बन स्टील। क्या होता है मीडियम कार्बन स्टील? लो कार्बन स्टील में हमने देखा कि 0.25% कार्बन होता है हमारा लो कार्बन में, और उससे ऊपर की कैटेगरी है 0.3 टू 0.6% कार्बन। ये बात वही है मीडियम कार्बन स्टील की, दे एग्जिबिट अ बेटर रिस्पॉन्स टू हीट ट्रीटमेंट कंपेयर टू द लो कार्बन स्टील। यहाँ पे बात वही है कि जो जैसे ही हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं लो कार्बन स्टील का, वो जल्दी ही आपके मेल्ट हो जाते हैं, वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट जब हम मीडियम कार्बन स्टील को देखते हैं तो ये पहले से अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं एज कम्पेयर टू लो कार्बन स्टील। ये थोड़ा ज्यादा हीट ट्रीटमेंट कर, हम इनके ऊपर हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। Their mechanical properties can be improved by hardening followed by tamping heat treatments। और जो इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं बाय टैंपिंग हीट ट्रीटमेंट। टैंपिंग एक प्रोसेस होता है हीट ट्रीटमेंट का जिसमें हम मेटल को धीरे धीरे अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर हम कूल करते हैं और उसको कहते हैं टैंपिंग। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय एडिंग अलोइंग देयर एबिलिटी टू गेट हार्डन कैन बी इंक्रीज्ड। और अगर हम उसमें थोड़ा अलॉय मिला देते हैं मीडियम कार्बन स्टील में तो इसकी हार्डनेस को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसका भी हम माइक्रो स्ट्रक्चर आपको शो करते हैं कि कैसा आपको मीडियम कार्बन स्टील दिखाई देगा। ये होता है आपका मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील का जो आपको स्ट्रक्चर है इसमें आपको ये बीच में वाइट वाइट फ्लेक्स दिखाई दे रहे होंगे। ये इसकी पहचान है आपकी मीडियम कार्बन स्टील की, जो इसमें थोड़ा इसके साइज को भी शो करती है। इसमें जो साइज था जो पीछे वाले में था लो कार्बन स्टील में वो 50 माइक्रोमीटर था, बहुत ही ज्यादा स्मॉल था। बट जो इसमें पार्टिकल्स का साइज है वो आपका 40 माइक्रोमीटर होता है, उससे थोड़ा लार्ज होता है। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशंस की, कहाँ पे यूज करते हैं मीडियम कार्बन स्टील्स को। दिस इट इंक्लूड्स जनरली गियर्स, एक्सल्स, लीवर्स, कैम्स, बोल्ट्स, सॉकेट्स, स्क्रू ड्राइवर्स, ऑगर बिट्स, सिलेंडर लाइनर्स, सिलेंडर्स, hand tools, rims of bicycle, automobile wheels, railway car wheels and tracks, railway couplings. These all are the applications of medium carbon steel. So very large application area. These are some examples and some diagrams I attached here to understand the more better the medium carbon steel. First of all, balls of ball mill, जिसमें हम बॉल्स को यूज करते हैं, वो भी आपकी मीडियम कार्बन स्टील से बनाई जाती है। साइकिल के रिम की बात हो रही है, वहां पे भी हम मीडियम कार्बन स्टील का यूज करते हैं। एंड इन द लास्ट गाड़ी की बात हो रही है जहाँ पे हम एक्सल का यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी हम मीडियम कार्बन स्टील का यूज करते हैं। तो इसके बाद बच्चों हम आते हैं थर्ड कैटेगरी पे, डेट इज हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में हम देखते हैं कि जो हमारा कार्बन कंटेंट है वो वेरी करता है अब 0.6% से लेके 2% तक। ठीक है, तो ये हमारा सबसे ज्यादा हार्ड स्टील होता है जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाई कार्बन स्टील। 0.6% टू 2% तक कार्बन होता है। जैसे जैसे हम कार्बन को ऐड करते रहते हैं हमारा स्टील उतना ही हार्ड होता रहता है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है दे आर हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग प्लेन कार्बन स्टील्स बट लीस्ट डक्टाइल। जैसे जैसे हम किसी चीज की हार्डनेस को बढ़ा देते हैं तो वो अपनी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को खो देता है। वही वही इसके साथ हुआ है। हाई कार्बन स्टील की डक्टिलिटी बहुत ही कम होती है। दे हैव पुअर फॉर्मेबिलिटी, मशीनेबिलिटी एंड वेल्डेबिलिटी एज कंपेयर टू मीडियम कार्बन स्टील बट गुड हार्डनेबिलिटी। जो इसके सारे प्रोसेसेस थे मशीनेबिलिटी वाले, वेल्डेबिलिटी वाले, उसमें अब ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि इसने अपनी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को लूज कर दिया है और हार्डनेस की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर दिया है। द अलोइंग मटेरियल, इसमें हम अलॉयज को ऐड कर सकते हैं सच एज टंगस्टन, मोलिब्डियम, क्रोमियम एंड वेनेडियम कैन बी एडेड इन these स्टील्स टू फॉर्म हार्ड एंड वियर रेसिस्टेंट कार्बाइड कंपाउंड्स। हम और ज्यादा हार्ड करने के लिए ये सारे अपने अलॉयज को ऐड कर सकते हैं जिससे हार्डनेस को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। सच हाई कार्बन स्टील्स विद कार्बाइड कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स एंड डाइज। टूल्स एंड डाइज की फॉर्मेशन के लिए हम इस तरह के हार्ड मटेरियल्स को बनाते हैं जिसमें हम ये सारे
लोहे को ऐड करते हैं ताकि हमारी हार्डनेस और बढ़ जाए। इसका माइक्रोस्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं बारीकी से। इसका माइक्रोस्ट्रक्चर बहुत ही बारीक होता है क्योंकि इसमें जो आपके पार्टिकल्स के साइज हैं वो और ज्यादा छोटे हो जाते हैं। इसमें 20 माइक्रो सो इसमें थोड़े आपके जो पार्टिकल साइज है वो आपके थोड़े बड़े हो जाते हैं। 20 माइक्रोमीटर का इसमें शेप आ जाती है आपकी। जो सबसे पहले था वो 50 माइक्रोमीटर था, बहुत ही ज्यादा छोटा था। तो उसके बाद आपका 40 माइक्रोमीटर। अब ये तीसरा जो टाइप है आपका ये है 20 माइक्रोमीटर का माइक्रोस्ट्रक्चर। आपको इसमें हाई कार्बन स्टील में ऑब्जर्व हो जाता है और ऐसी शेप आपको दिखाई देती है। इसमें आपके एप्लीकेशन आ जाते हैं। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो कहाँ पे यूज होता है हाई कार्बन स्टील? ये होता है हमारा लोक वाशर्स में, वाल्व स्प्रिंग्स में, रेंच बनाने में, कटिंग टूल्स में, डाइज में, शेयरिंग नाइफ्स में, एनविल्स, चीजल्स, हैमर्स, जहाँ पे हम बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ का काम चाहिए होता है, बहुत ज्यादा हार्ड टूल्स चाहिए होते हैं, वहां पे हम सब जगह पे हाई कार्बन स्टील को यूज करते हैं। और देखते हैं एप्लीकेशन इसमें कटर में यूज करते हैं हम, टेप में, रेजर्स में, हेक्सा, ब्लेड्स, पिस्टनिंग्स एंड गाइड्स, ये सारे एप्लीकेशन हमारे हाई कार्बन स्टील में ही आते हैं। ये कुछ सिमिलरली कुछ डायग्राम हमने यहाँ भी आपके लिए लाए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि हाई कार्बन स्टील के एप्लीकेशंस। सबसे पहले लोक वाशर की बात हो रही है। लोक वाशर आपका यूज होता है टू प्रिवेंट द बेटर फिटमेंट, to improve the fitment of the assemblies we use lock washers। and then valve spring की बात हुई है आपकी, valve spring यूज होते हैं। एंड इन द लास्ट रेंच का क्या काम होता है? हम बहुत ज्यादा नट्स को हार्डली टाइट करने के लिए, लूज करने के लिए रेंच का यूज करते हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए हम इसको हाई कार्बन स्टील से बनाते हैं। अब बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। अगर इम्प्योरिटी किसको कहते हैं? अगर हम मेटल में अलॉय की एडिशन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं और उसका कुछ डेफिनेट रीजन होते हैं जिसके कारण हम कुछ भी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं अपने प्लेन कार्बन स्टील के अंदर। तो दे आर मेनली फोर फोर कॉमन इम्प्योरिटी एलिमेंट्स, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं दे आर मेनली फोर एलिमेंट्स विच वी कैन ऐड इन अवर मेटल टू improve the characteristics of plain carbon steel। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलिकॉन, देन मैग्नीज, सल्फर, फॉस्फोरस। हमने इन चारों को डिटेल में स्टडी करना है। इन चारों इम्प्योरिटीज का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे स्टील के स्ट्रक्चर पे। द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन कार्बन स्टील प्राइमरी डिपेंड अपॉन द कार्बन कंटेंट। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कार्बन कंटेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है हमारे कार्बन स्टील की स्ट्रक्चर की, उसकी हार्डनेस की, एंड टू ए लार्ज एक्सटेंट अपॉन दीज फोर इम्प्योरिटी एलिमेंट्स। और उसके साथ साथ कार्बन के साथ साथ इन चार चीजों पे भी आपका स्टील का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं सिलिकॉन। क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम सिलिकॉन को ऐड करते हैं अपने स्टील के अंदर? इट्स कंटेंट इन प्लेन कार्बन स्टील वेरीज फ्रॉम 0.05 टू 0.30%, 0.30%। हम सिलिकॉन को 0.05 से 0.3% तक ऐड कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। इट इज अ गुड स्ट्रेंथन फॉर फेराइट इन स्टील्स। ये एज अ स्ट्रेंथनिंग मटेरियल ऐड करते हैं हम स्टील के अंदर, और इसको ऐड करने से हमें स्ट्रेंथ में इम्प्रूवनेस महसूस होती है, स्टील की हार्डनेस इंप्रूव होती है और टफनेस इंप्रूव हो जाती है। और इसका एडवांटेज ये है अगर हम सिलिकॉन को ऐड करते हैं, हार्डनेस स्ट्रेंथ तो इंप्रूव होते ही हैं, बट साथ ही साथ इसकी जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी लूज हो जाती थी कार्बन को ऐड करने से, वो लॉस इसमें नहीं होता। इसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी भी मेंटेन रहती है। It is a strong deoxidizers and removes dissolved gases and oxidize during solidification of steel। तो यहाँ पे बात हो रही है सिलिकॉन की, ये एज ए डीऑक्सीडाइजर भी काम करता है। डीऑक्सीडाइजर का मतलब ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रिवेंट करता है, आपके स्टील को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, एंड ज्यादा उसकी मेंटेनेंस बनी रहती है स्टील की लॉन्ग टाइम तक। अब हम बात करते हैं दूसरे इम्प्योरिटी की, डेट इज मैग्नीज। मैग्नीज को हम क्यों ऐड करते हैं स्टील के अंदर? मैग्नीज की जो रेंज होती है वो कार्बन स्टील के अंदर होती है 0.3% टू 1.0%। और इसको ऐड करने के क्या इफेक्ट आते हैं स्टील में? इट डिक्रीजेज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सल्फर। कई बार क्या होता है, स्टील जब हम बना रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें सल्फर की परसेंटेज क्रिएट हो जाती है। तो उस जो इफेक्ट सल्फर का आता है उस इफेक्ट को रिड्यूस करता है मैग्नीज। that is brittleness at high temperature by forming MnS there by reducing content of FeS। इसका मतलब है कि जब हम मैग्नीज को ऐड करते हैं तो जो ब्रिटलनेस की जो दिक्कत होती है हाई टेम्परेचर पे हमारे स्टील के अंदर, वो प्रिवेंट कर सकते हैं हम उसको, क्योंकि उसमें हम जो FeS का हमारा कंटेंट होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है जब हम मैग्नीज को ऐड कर देते हैं। तो वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी ब्रिटल नहीं होता आपका, टूटता नहीं है आपका स्टील। इट इंक्रीजेज द हार्डनेबिलिटी ऑफ द स्टील।
मैग्नीज की बात हो रही है। मैग्नीज क्या करता है, आपकी हार्डनेबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है, एंड इट डिसॉल्व्स इन फेराइट 7, इंक्रीजेस यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस एंड डक्टिलिटी कंसिडरेबली। और ये क्या कह रहा है कि अगर हम इसको फेराइट में डिसॉल्व करते हैं, अपने जिसकी बात हो रही है स्टील मटेरियल की, उसमें जो फेराइट होता है उसमें डिसॉल्व करते हैं, तो उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये सारी प्रॉपर्टीज भी इंप्रूव हो जाती हैं, साथ के साथ डक्टिलिटी का भी हम ध्यान रखते हैं। मैग्नीज के बाद बात आती है आपकी सल्फर की। सल्फर आपकी तीसरी इम्प्योरिटी है जो हम पढ़ रहे हैं। नॉर्मली सल्फर कंटेंट इन द स्टील शुड बी अलाउड टू एक्सीड 0.05%। ठीक है, तो ये इसकी रेंज की बात हो गई है। हम इससे ज्यादा इसकी इसी रेंज के अंदर ही सल्फर को ऐड कर सकते हैं स्टील के अंदर। द इंक्लूजन ऑफ FeS soften and may melt at rolling or forging temperatures, reducing the density of the hot metal। बात हो रही है अगर हम सल्फर को ऐड करते हैं तो उससे हमारा जो मेटल होता है और जो स्टील होता है वो स्ट्रक्चर काफी सॉफ्ट हो जाता है, एंड मे मेल्ट एट रोलिंग और फॉर्जिंग टेम्परेचर्स, रिड्यूसिंग द डेंसिटी ऑफ द हॉट मेटल। इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर्स है जो आपका जो मेल्ट हो जाता है उसको हम रोलिंग और फॉर्जिंग एप्लीकेशन में ये मेल्टिंग प्रॉपर्टीज को अचीव कर देता है, एंड समटाइम्स कॉजिंग डिसइंटीग्रेशन बाय क्रैकिंग इन द रोल्स और अंडर द हैमर। जो अगर हम सल्फर को ऐड कर देते हैं तो जो इसकी मेल्टिंग हो जाती थी हाई टेम्परेचर पे, वो मेल्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बात हो रही है इस हमारे सल्फर की प्रॉपर्टी के एडवांटेज में। इसको हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जब हम सल्फर को स्टील के अंदर डालते हैं तो उसमें जो उसकी सॉफ्टनेस की प्रॉपर्टी तो बरकरार रहती है, बट साथ ही साथ जो उसका हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होने की प्रॉपर्टी होती है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको हम ज्यादा हाई टेम्परेचर तक स्टील को ले जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हॉट शॉर्टनेस और हॉट एम्बिटलमेंट। और जो ये हाई टेम्परेचर पे आपका स्टील मेल्ट हो जाता था पहले और मेल्ट होके टूट जाता था, उसको हम कहते हैं हॉट शॉर्टनेस और हॉट एम्बिटलमेंट प्रोसेस। इस प्रोसेस को हमें प्रिवेंट करना है। इन द लास्ट अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस एक इम्प्योरिटी है जिसका मैक्सिमम कंटेंट हो सकता है, दैट इज 0.04%। स्टील के अंदर बात हो रही है, प्लेन कार्बन स्टील के अंदर। फास्फोरस डिसॉल्व्स इन फेराइट एंड इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड इंप्रूविंग द रेजिस्टेंस टू करोजन। फास्फोरस को ऐड करने से क्या होता है, ये हम जो स्टील के अंदर फेराइट प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, उसके अंदर हम इसको घोल देते हैं फास्फोरस को। उससे उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, हार्डनेस इंप्रूव होती है, और साथ ही साथ करोजन का रेजिस्टेंस भी इंप्रूव होता है। सो इट इज एडेड टू द लो कार्बन स्टील अप टू 0.12%। इसलिए हम फॉस्फोरस को जनरली 0.12% ऐड कर देते हैं। जनरली बात हो रही है, इतना तो हम ऐड कर ही देते हैं ताकि करोजन से बचाया जा सके हमारे स्टील को। इट इज एडेड टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी ऑफ सर्टेन ग्रेड्स ऑफ फ्री कटिंग स्टील्स अप टू ए मैक्सिमम कंटेंट ऑफ 0.12%। वो क्या कह रहा है, ये मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी हम फास्फोरस को डाल देते हैं स्टील के अंदर, और इससे जो सर्टेन ग्रेड, इसको ऐड करने से क्या बेनिफिट होता है, हमारा मशीनेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, और जो उसका ग्रेड होता है फ्री कटिंग स्टील अप टू मैक्सिमम कंटेंट ऑफ 0.12%। वही बात हुई है, 0.12% की बात ऊपर भी हुई है। इतना ही कंटेंट हमें यहाँ भी ऐड करने से मशीनेबिलिटी में भी सिमिलर इंप्रूवमेंट हमें नोटिसेबल होती है। तो ये तो था हमारा सारा इम्प्योरिटीज का टॉपिक। अब लास्ट स्लाइड है हमारी लिमिटेशंस की। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। जी, जितने भी एडवांटेज हैं प्लेन कार्बन स्टील के, उसके साथ साथ कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं, उनको भी पढ़ना जरूरी है उसके अच्छे यूज के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो स्ट्रेंथ है प्लेन कार्बन स्टील की, वो हम एक्सीड नहीं कर सकते बियॉन्ड 700 मेगा पास्कल विदाउट सब्सटेंशियल लॉस इन डक्टिलिटी एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। बात हो रही है स्टील प्लेन कार्बन स्टील की। अगर हम प्लेन कार्बन स्टील को 700 मेगापास्कल से ऊपर के प्रेशर पे ले जाते हैं तो वहां पे जाकर हमें हमारे स्टील की डक्टिलिटी लूज हो जाती है और स्ट्रेंथ भी काफी वीक हो जाती है। सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं क्या इसका लिमिटेशन है। दे हैव पुअर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे भी बात हो रही है कि स्टील की आपकी स्ट्रेंथ बहुत ही लो होती है, एंड दे हैव पुअर कोरोजन रेजिस्टेंट एंड ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। आपकी जो प्लेन कार्बन स्टील है उसमें रेजिस्टेंस की भी, कोरोजन के लिए भी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और ऑक्सीडेशन भी बहुत जल्दी कर जाता है। प्रॉपर्टीज डू नॉट रिमेन यूनिफॉर्म फॉर लार्जर थिकनेस ऑफ प्लेन कार्बन स्टील्स। बात हो रही है फोर्थ पॉइंट में, प्रॉपर्टीज डू नॉट रिमेन यूनिफॉर्म फॉर लार्जर थिकनेस ऑफ प्लेन कार्बन स्टील,
कि ज्यादा अगर हम मोटे स्टील की बात करें तो वहां पे इसकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म नहीं रहती, इसमें चेंज आना स्टार्ट हो जाता है थोड़े थोड़े इंटरवल्स के अंदर जब हम इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। एंड दे आर नॉट डीप हार्डनेबल, हम इनको ज्यादा हार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हम कार्बन इसमें ऐड कर देंगे तो ये बहुत ज्यादा हमें ब्रिटल हो जाते हैं, और जिससे वो टूटने का टूटने की ये शंका बन जाती है और हमारा स्टील ज्यादा स्टैंड नहीं कर सकता लॉन्ग हाई प्रेशर के अंदर। तो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।